हाय दिस इज सागर और लगता है बॉलीवुड ने ये सोच ही रखा है कि हमारे वॉर हीरोज की स्टोरी को कैसे भी दिखा दो। भाई इससे पहले ऑन तो कर ले। हाय दिस इज सागर और लगता है बॉलीवुड ने ये सोच ही रखा है कि हमारे वॉर हीरोज की स्टोरी को कैसे भी दिखा दो। ऑडियंस तो है, उन्हें क्या ही पता चलेगा। देखो सारे डायरेक्टर्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कबीर खान ने 83 फिल्म करने के बाद ये ठान लिया है कि किसी की भी बायोपिक बनाओ तो उसमें ड्रामा और मसाला कूट कूट कर भर दो, जिसकी ऑडियंस को जरूरत ही नहीं है भाई। और जो बात बतानी चाहिए वो तो ये बता ही नहीं रहे। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो फिल्म में नहीं दिखाया गया है। 14 जून को रिलीज हुई फिल्म चंदू चैंपियन, जिसके लीड एक्टर है कार्तिक आर्यन, जो कि मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी का बायोपिक कर रहे हैं। वैसे इस फिल्म को एक दूसरे एक्टर करने वाले थे, फिलहाल कार्तिक पे आते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सांगली महाराष्ट्र पुलिस स्टेशन में, जब मुरलीकांत जी केस फाइल करने आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जाता। वो ये अवार्ड अपने गांव के लिए ही चाहते थे ताकि उनके गांव की तरक्की हो सके। पर इस पार्ट को बिल्कुल कॉमेडी सीन बना दिया है यार। इधर से वो तलपड़े किसी भी बात पे हंस रहा है, क्या मजाक बना के रख दिया। खैर छोड़ो, आगे चलता हूँ। फिर फिल्म में फ्लैशबैक आता है जिसमें ये दिखाते हैं कि मुरलीकांत की ओलंपिक की जर्नी शुरू कैसे हुई। मुरलीकांत को बचपन से ही पहलवानी करने का बड़ा शौक था। वो गांव का एक अखाड़ा ज्वाइन करते हैं। जब 10वीं के रिजल्ट का दिन होता है तब मुरली का दूसरे गांव के पहलवान से मैच होता है, जिसमें उन्हें हारना होता है, पर वो ये लड़ाई जीत जाते हैं, ये बोलकर कि कुछ सुना सुना सा लगा ना। हाँ, अब डायलॉग के राइटर मेहनत ही कहाँ करते। फिर उन्हें गांव वाले मारने के लिए दौड़ाते हैं और वो भागकर एक ट्रेन में चले जाते हैं, जहां उन्हें मिलता है उनका दोस्त कर्नैल सिंह। फिर मुरलीकांत को पता चलता है कि ओलंपिक्स में जाने के लिए फौज में जाना चाहिए, तो वो कर्नैल के साथ फौज में भर्ती होने के लिए निकल जाते हैं। अगली ही सुबह न्यूज पढ़ते हैं कि जापान से एक पैसेंजर प्लेन मुंबई के समंदर में क्रैश हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सीन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि मुरलीकांत को फ्लाइट में बैठाते हुए दिखाया जाएगा, तो इस बात को याद करके एक ड्रामा तो क्रिएट कर सकते हैं ना। मैंने कहा था ना, राइटर के पास बचा ही क्या है, एक सीन क्रिएट करने के लिए कुछ भी लिख दो। अब चाहे वो बायोपिक हो, 140 करोड़ का हिसाब भी तो देना है, तो जो मन में आया ठूस दे जाओ। अब मुरलीकांत और उनके दोस्त की सिलेक्शन हो जाती है और उनको EME सिकंदराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां फिल्म के शॉट्स के लिए डायरेक्टर ने भाई इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है भाई, बहुत ज्यादा। अरे पूरा का पूरा फॉरेस्ट गंप का सीन उठा रखा है वहां। भाई अब तो छोड़ दो इस फिल्म को, अब तो छोड़ दो। पूरे ब्रह्मांड ने ये फिल्म देख रखी है, कोई भी बता देगा। लाल सिंह चड्ढा तो देखी होगी ना। चलो आगे की स्टोरी बताता हूँ। अब देखो, फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि मुरलीकांत अपने माँ से कितने क्लोज थे, पर फिर भी आर्मी में इतने सालों तक काम करते हुए एक बार भी फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ सीन फिल्म में होना चाहिए था। अब फिल्म में सेना में अपने ड्यूटी के दौरान उनके बॉक्सिंग को दिखाया गया है, जबकि वो और भी स्पोर्ट्स में काफी माहिर थे, जैसे टेबल टेनिस, जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और आर्चरी। जिसके बाद वो टोक्यो जाते हैं आर्मी सर्विस चैंपियनशिप के लिए। अब वहां वही होता है जो आपने हर बायोपिक में देखा ही होगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और फिर मुरलीकांत वो चैंपियनशिप हार जाते हैं और वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी पोस्टिंग कश्मीर में कर दी जाती है, जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। यार जंग की बात सुनकर तो मुझे पसीने आ गए। एक मिनट चेंज कर आता हूँ। हाँ तो मैं कहा था, तो उनकी कश्मीर में पोस्टिंग हो जाती है, जिसमें फिल्म में ये दिखाया गया है कि जब मुरलीकांत अपने कोच से माफी मांग रहे होते हैं तो अचानक एयर स्ट्राइक हो जाती है और उन्हें कई गोलियां भी लगती है और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पर असल में जब वो दोपहर के चाय के लिए बाहर निकलते हैं तो हवाई हमले के लिए एक सायरन बजती है और वो भागते हुए अपने कमरे में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से गोलीबारी शुरू होती है और एक ब्लास्ट होता है और एक ट्रक मुरलीकांत जी के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण उनके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है और उनके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट सा जाता है। मुंबई में उनका इलाज शुरू होता है, तब जाकर उनके परिवार वाले उनसे मिलते हैं। इससे पहले कहाँ थे? 140 करोड़। फिर उनके कोच उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि चलो 1972 ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। लेकिन भाई साहब, उन्होंने 68 में 70 में भी हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, मतलब बताई जा सकती थी। और फिर आखिरकार उनका सिलेक्शन 1972 जर्मनी पैरालंपिक्स में
हो जाता है, जहां ये दिखाया जाता है कि उस ओलंपिक में 5 सितंबर को टेररिस्ट अटैक हुआ था और मुरलीकांत को चोट भी आई थी। अब देखो, इसमें सोचने वाली बात तो ये है, ये जो पैरालंपिक्स हुई थी वो 2 अगस्त से 11 अगस्त तक चली थी और अटैक कब हुआ था? 5 सितंबर को। तो ये सीन्स ऐड क्यों किए हैं भाई? ये तो मैच ही नहीं करते, टाइमलाइन मैच ही नहीं कर रही है। डायरेक्टर, राइटर यार कुछ तो ध्यान देना चाहिए था ना, डेट्स तो चेक कर लो। खैर छोड़ो, मुरलीकांत जी की मेहनत कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं और वो लगातार मेहनत करते रहे और मुरलीकांत जी का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा हुआ 1972 जर्मनी में। फिल्म में और भी कई तरीकों से मुरलीकांत जी के स्टोरी को दिखाया जा सकता था। कहाँ गए 140 करोड़? और कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के लिए बहुत ही मेहनत किया है, तो एक बार तो ये फिल्म देखना बनता है। वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुरलीकांत जी का किरदार किसी और एक्टर को दिया गया था। आपको पता है वो कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। खैर मैं कौन होता हूँ ऐसे जज करने वाला? MS धोनी तो आपने देखी होगी, क्या मस्त कैरेक्टर किया था यार। बॉलीवुड की फिल्में आपको ये सारी बातें बताए या ना बताए, पर हम आपको इसी तरह फिल्मों की सच्चाई बताते रहेंगे। तब तक के लिए हिसाब लगाते रहिए 140 करोड़ का और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 2 कपड़े भी बदले, इतने सारे कट्स डाले। बेल भी दबा देना, हाँ सब्सक्राइब कर लो यार।